बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर 1 थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट, क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी? सर यूट्यूब पर कितना मिलेगा? जितना यूट्यूब पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, AS के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स, तो देर किस बात की है? प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन 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 टन। हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए? बच्चों मैं बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया। आज की सीख से शुरू करते हैं और फिर कैश फ्लो की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक युवती एक बाबा जी के पास गई और वहाँ जाके बोली कि बाबा जी मैं आपको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रही हूँ, और आपकी मुख्य टीचिंग्स में से एक ये है कि अहंकार यानी ईगो ही सबसे बड़ा पाप है, और बाबा जी मैं क्या करूं, मैं ये पाप बार बार करती हूँ। जितनी भी बार मैं शीशा देखती हूँ मुझे अपने ऊपर अहंकार आता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, और बार बार मैं जितनी बार शीशा देखती हूँ मुझसे ये अहंकार रूपी पाप हो जाता है। बाबा ने कहा, बच्चा बेटी, अहंकार पाप है, गलतफहमी कोई पाप नहीं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है बच्चा पार्टी कि जिन लड़कियों ने CA ज्वाइन की है वो CA को प्रायोरिटी पे रखें। जो फैशन आपको करना है, जो सुंदर आपको दिखना है, जो स्टाइल आपको करने हैं, ज़रूर कीजिए। पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मत कीजिएगा। मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि एक ही जीवन है, तो बार बार जवानी आनी नहीं, जीनी चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, परखनी चाहिए, 2 शौक भी करने चाहिए, हाँ, लेकिन जवानी के बाद का जो जीवन है उसमें ये CA की डिग्री बहुत मदद करेगी आपकी। अगर आप अपने 2 शौक लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आज CA को प्रायोरिटी पे रखिए, बाकी चीज़ों को कीजिए सेकेंडरी रखिए। विद दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। टन 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 टन। याद रखना ये बात केवल उन लड़कियों के लिए थी जो फैशन को प्रायोरिटी देती हैं एज कम्पेयर टू स्टडीज़, जो क्लास भी ऐसे जाती हैं कि फैशन शो में जा रही हूँ, ना कि जो है पढ़ने के लिए जा रही हूँ। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। ओके सर जी, और सीख है, ठीक है, अगर कड़वा बोला भी है तो सीखो, सीखने के लिए बोला है, क्या हो गया, टीचर है कह सकते हैं। हाँ सर जी बिल्कुल, गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चा पार्टी हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या सीखा? हमने पाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक शीट होती है और कुछ भी नहीं। ओपनिंग बैलेंस कैश का इतना, प्लस इतना आया, माइनस इतना गया, इक्वल टू इतना बचा। उसमें से क्या करते हैं, ओपनिंग को बस थोड़ा नीचे ले आते हैं, पहले रिसीट माइनस पेमेंट प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा करते हैं, और आने जाने के भी 3 टुकड़े कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब उधार लेन देन से जो पैसा आ रहा जा रहा है वो, इन्वेस्टिंग का मतलब फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज से जो पैसे का आना जाना है, और बाकी जो बच गया यानी डे टू डे एक्टिविटीज वो ऑपरेटिंग में आएंगी बच्चा पार्टी। और कैश का मतलब यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन्स भी था, चाहे कैश हो, रिसीट पेमेंट चाहे बैंक के थ्रू हो रही हो, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू हो रही हो, दोनों ही कवर्ड अप है रे बच्चा पार्टी। अब उन फॉर्मेट्स को कर लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंसिंग में क्या चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ें आती हैं, और ऑपरेटिंग में क्या चीज़ें आती हैं। वो फॉर्मेट पूरा याद कर लेते हैं। एग्जॉस्टिव मैंने बनाया हुआ है,
इसे कर लेंगे तो कोई भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चन का छूटेगा नहीं। एग्जॉस्टिव फॉर्मेट है ये बच्चा पार्टी, एग्जॉस्टिव फॉर्मेट है ये बच्चा पार्टी। यस सर जी, यस सर जी। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। यूं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग आता है, फिर इन्वेस्टिंग आता है, फिर फाइनेंसिंग आता है, और एंड में मैंने बताया प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग कर देते हैं। लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ अभी आपको और पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते टाइम समझाते टाइम मैं पहले आपको इन्वेस्टिंग करा दूँ, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग पे आएंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए तरीका सही रहेगा। लिखना और प्रेजेंट करने के लिए ऑपरेटिंग देन इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग इज द बेस्ट। समझाने के लिए पहले इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग देन ऑपरेटिंग वुड बी द बेस्ट सीरीज। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर। चलो तो पहले इन्वेस्टिंग सीख लेते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैंने कहा था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज से जो भी पैसा आता है या जाता है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नाम की हेडिंग में आता है। आई रिपीट वंस मोर, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसे का आना जाना, कहां से आया, कितना गया, कितना बचा, जो कि 3 प्रकार से आ जा सकता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसमें इन्वेस्टिंग यानी फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज से आने जाने वाला पैसा यहां लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है। अब फिक्स्ड एसेट्स भी बच्चा पार्टी 2 टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल जिन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि अपना बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, फिक्सचर, इक्विपमेंट, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, जैसे कि हमारे गुड विल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब बच्चा पार्टी, ये सब बच्चा, दोनों ही कवर्ड आते हैं, दोनों ही कवर्ड आते हैं। चाहे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो, दोनों की ही सेल और दोनों की ही परचेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में रिकॉर्ड करके चलते हैं। दोनों की ही सेल, दोनों की ही परचेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में रिकॉर्ड करके चलते हैं बच्चा पार्टी। हाँ बस इतना है, इतना है, परचेज पे ब्रैकेट लगाएंगे, परचेज वाले अमाउंट पे। अगर हमने कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, उसको लिख रहे हैं, तो उसका जो अमाउंट होगा वो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। सर क्यों? बाबू परचेज किया है, खरीदा है, तो पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, बाहर गया होगा, नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैश, और माइनस को अकाउंट्स में हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करके चलते हैं। इट मीन्स, मैंने बताया शुरू में आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिसीट और पेमेंट दोनों आते हैं। जो पैसा आ रहा है वो भी आता है, जो पैसा जा रहा है वो भी आता है। लेकिन जो पैसा जा रहा है, जो पेमेंट है, जो आउटगोइंग है, जो आउटवर्ड है, आउटफ्लो है, उसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, उसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट वाली लेनी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट वाली। कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है सर नॉन करंट? अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी आप पढ़ोगे, वहां पर भी आप पाओगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, वहां पर भी सिखाया गया है। अभी मैं आपको बता देता हूं, आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें अगले 12 महीने तक बेचने का आपका कोई इरादा नहीं है, उन्हें कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट वंस मोर, जिस इन्वेस्टमेंट्स को 12 महीने तक बेचने का कोई इरादा नहीं है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। मतलब 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट जो आपके पास ही रहने वाली है उसे कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हालांकि कैश फ्लो के चैप्टर में कभी आपको जज नहीं करना, कभी भी सीधा लिखा हुआ मिलेगा नॉन करंट या करंट, बात खत्म, सीधा लिखा हुआ मिलेगा, सीधा लिखा हुआ मिलेगा। तो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसकी भी सेल और परचेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख करके चलते हैं बच्चों। और परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो आउटफ्लो होगा, नेगेटिव होगा, कैश कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा करके चलेंगे। सर व्हाट अबाउट द करंट इन्वेस्टमेंट्स? बताएंगे, बताएंगे, वो नीचे डील होती है, एंड में डील होती है, बता देंगे। अभी चलने दो, चलने दो बच्चा पार्टी अभी। ठीक है, ठीक है सर, अभी तो पट्टी शुरू हुई है, अभी तो पट्टी शुरू हुई है, अभी तो चैप्टर शुरू आ रहे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और प्यारे बच्चों 3 चीज़ें और आती है, इधर, इधर, IDR मतलब इधर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। प्यारे बच्चों सुनना क्यों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज कहाँ आती है? सर साफ साफ दिख रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। और अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ परचेज कर ली है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने परचेज कर ली है, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है या रेंट मिलता है, तो वो भी यहीं आएगा। हाँ, जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज यहाँ आ रही है तो उस परचेज पे जो रिटर्न आपको मिलेगा, चाहे आपने डिवेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो रेंट मिलेगा, वो कुछ भी हो पर आएगा इधर ही,
आएगा इधर ही, आईडीआर इधर। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। ठीक है सर, ओके सर। तो ये जरा फटाफट से एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट कर लेते हैं, पूरा याद हो गया, बहुत ही सिंपल है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों की सेल परचेज, और इधर आईडीआर इंटरेस्ट डिविडेंड रेट। हाँ, परचेज पे ब्रैकेट लगेगा, काम खत्म। कितना आसान, ओ माय गुडनेस, 3 सेकंड नहीं लग रहे। टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज, परचेज पे ब्रैकेट लगा के, और इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ओ माय गुडनेस, खत्म 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 खत्म। पता नहीं कौन क्या कैसे पढ़ा रहा है, क्या करा रहा है, क्या आपको मुश्किल चीजें दी जा रही हैं, क्यों क्या कैसे पता नहीं। बट ये देखो सर, एक क्वेश्चन भी अगर आपका ऐसा हो जो हमारी टीचिंग और हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर के बाद सॉल्व ना हो पाए, स्टडी मेट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। अब कोई ऑथर अपनी बुक में एक्स्ट्रा चीजें ऐसी लेकर के बैठा है जिनका कोई मतलब नहीं बनता, तो हम जिम्मेवार नहीं है सर जी। अगर कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट पेपर में आती है तो वो किसी भी ऑथर की बुक से नहीं आएगी, वो फिर आपको एनालाइज और कॉमन सेंस ही लगानी पड़ेगी उसके अंदर। उसके सहारे से वो 4 के कोर्स को 8 में बेच रहे हैं, 12 में बेच रहे हैं। खैर, अब इतनी बार जिक्र ठीक नहीं, मैं कई बार बात कर चुका हूँ। दिस शुड बी इट। चलो, बच्चे का मैसेज आया, आप कौन कौन से सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर दोगे? एडवांस अकाउंट पढ़ाते, एडवांस अकाउंट्स की करेंगे और किसी के कैसे कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है बच्चा पार्टी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, मैंने आपको बता दिया, उधार लेना और देना, उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है उधार लेना और सूद समेत, सोनू सूद समेत वापस लौटा देना। उधार लेना, उस पे सूद और फिर वो मूल वापस लौटा देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। सिंपल इज दैट। हाँ, इतना तो आप समझ ही लोगे कि जब उधार लोगे तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि पैसा आएगा, लेकिन जब उस पे सूद और मूल वापस लौटाओगे तो पेमेंट हो रही होगी, आउटफ्लो होगा, कैश कम हो जाएगा, माइनस होगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम सर। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा उधार लेना और सूद समेत मूल लौटा देना। उधार लेना और उधार वापस लौटा देना विद सूद। ठीक है सर। अब वो उधार 5 जगहों से ली जा सकती है, वो उधार 5 जगहों से ली जा सकती है। कौन कौन सी हैं वो 5 जगह हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये इशू करके 3 तो ये हो गए। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इन्हें इशू कर लो, वहाँ से पैसा आ जाएगा। सर वो तो मालिकों का पैसा होता है, उधार थोड़ी होता है। डिबेंचर होल्डर्स का तो उधार होता है। हाँ, मालिक कैपिटल, शेयर कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर उधार ही होती है सर, इसलिए उसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, 11वीं क्लास में नहीं पढ़ा गया? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एंटिटी सेपरेट होती है, कंपनी के नाम पे बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, उसकी सेपरेट एंटिटी है। कंपनी एक जीती जागती चीज़ नहीं है, पर ऑन पेपर एक लीगल एक अपना ये एंटिटी रखती है, कंपनी लीगल एंटिटी रखती है ऑन पेपर, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था। ओहो, तो वो जब मालिक उसको पैसा देते हैं, कैपिटल वाला, शेयर कैपिटल वाला, उसके लिए वो भी उधार माना जाता है क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है। एक दिन वो भी मालिकों को भी पैसा वापस लौटाएगी कंपनी। ठीक ठीक ठीक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स इशू कर लो उधार लेने के लिए, या लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बैंक से लोन ले आओ लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 12 महीने से ज़्यादा के लिए, या बैंक से लोन ले आओ 12 महीने से कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ये 5 तरीके से आप उधार ले सकते हैं, 5 तरीके से आप उधार ले सकते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इन 5 जगहों से उधार ले लो, इन 5 जगहों से उधार ले लो और फिर वापस लौटा दो। उधार लिया तो वापस भी तो लौटाओगे। उधार लेना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा तो वापस लौटाना भी
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा बच्चा पार्टी। तो रीपेमेंट भी यहीं पर आएगी। इशू का मतलब होता है उधार लेना, रीपेमेंट का मतलब होता है वापस लौटा देना। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उधार ले लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वापस रीपे कर दो। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट को रीपेमेंट ही कहते हैं। डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटा देना, रीपेमेंट कर देना, रिडेम्पशन कहलाता है। उसके लिए रिडेम्पशन वर्ड यूज करके चलते हैं। मतलब भैया रीपेमेंट, मूल वापस चुका देना, मतलब भैया बस थोड़ा फैंसी वर्ड यूज करके चलते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटा देना बाय बैक कहलाता है। चैप्टर पूरा पढ़ के आए हो, चैप्टर पूरा पढ़ के। इवन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटा देना, शेयर लेना कैंसिल कर देना। ये मैंने पूरा आपको प्रेजेंटेशन पूरा अपना ट्रिगर बैच में कंप्लीट ये बताया मैंने आपको। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब भैया तुमने उधार लिया और वापस लौटा दिया, उधार लिया ठीक है सर, वापस लौटा, ठीक। सामने वाला पागल है क्या? जिससे तुम उधार ले रहे हो पागल है क्या? तुम उधार ले रहे हो और उतना ही वापस लौटा दे रहे हो। अरे भाई उस पर कुछ चुकाओगे भी तो सही उधार पे। हाँ, क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डिवेंचर्स, इस वाली उधारी पे पेमेंट करोगे इंटरेस्ट की। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, इस वाली उधारी पे पेमेंट करोगे डिविडेंड की। हाँ हाँ सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं और इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो पेमेंट है वो भी यहीं आएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो पेमेंट है वो भी यहीं आएगी, वो भी यहीं आएगी। इसे सूद, इसी को मैं सूद कह रहा था। इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट को ही मैं सूद कह रहा था। उधार लिया, मूल लौटा दिया और सूद भी लौटा दिया साथ में, सूद भी लौटा दिया साथ में। और ये जितनी भी पेमेंट है सब पे ब्रैकेट आएगा। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सब पे ब्रैकेट आएगा बच्चा, इन सब पे ब्रैकेट आएगा, इन सब पर ब्रैकेट आएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि ये पेमेंट है, पैसा आउटफ्लो होगा इसलिए। अब सर ये डिविडेंड भी आपने दो प्रकार का लिखा हुआ है, ये कैसे? एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। हाँ प्यारे बच्चों, डिविडेंड दो प्रकार से पेमेंट हो सकती है। जो हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे डिविडेंड की पूरी चर्चा अलग से होगी। अभी जो हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का की पॉइंट्स, वहाँ पे डिविडेंड की पूरी चर्चा होगी। अभी के लिए बता देता हूँ, साल के दौरान ही यानी साल खत्म होने से पहले ही अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दे रही है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और साल खत्म होने के बाद प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके तब डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया जा रहा है तो फाइनल डिविडेंड कहलाता है, तब डिविडेंड पे किया जाए। दोनों ही पेमेंट है, दोनों ही आएंगे यहाँ पर, दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है सर, चाहो तो आप लिख सकते हो, द डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, द डिविडेंड विच इज पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। है दोनों पेमेंट ही आएगा यहीं, वो भी ब्रैकेट लगा के। तो ये लो जी, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो गया समाप्त। आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो गया समाप्त सर जी। 5 जगहों से उधार लो और मूल प्लस सूद वापस लौटा दो, वो यहाँ पे आता है। 5 जगह से उधार लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ले लिया उधार। अब पहले इन पे सूद चुका हो, इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड। अब मूल वापस लौटाओ, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। रीपेमेंट को ही रिडेम्पशन कहते हैं डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, रीपेमेंट को ही बायबैक कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में। और सीरीज मेंटेन रखनी है, सीरीज तोड़नी नहीं है। पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इशू ऑफ डिवेंचर, फिर प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सीरीज नहीं तोड़नी है, ना इन्वेस्टिंग में ना फाइनेंसिंग में, क्योंकि हमारी ट्रिक जो हम स्टेप्स अभी आपको देंगे कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो इसके एंड में भी लिखे हुए हैं, ये जो ट्रिगर बुक 2 मैंने फ्लैश कर रखी है, इसके एंड में भी जो लिखे हुए हैं, उसमें हम सीरीज वाइज ही चलेंगे, सीरीज तोड़ेंगे नहीं। तभी हमारा हर क्वेश्चन एक यूनिफॉर्म, एक सिंगल वे में सॉल्व हो जाता है, हमारी यूनिफॉर्मिटी टूटती नहीं है।
और हमारा मेन टारगेट यही है कि हम एक क्वेश्चन सिखाएं तो बस समझ लीजिए बच्चे को सारे क्वेश्चन आ गए। इस वे में हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। हर चैप्टर में आपने देखा होगा, तभी चीज़ आसान लगती है, तभी दिमाग से बोझ हटता है, तभी बर्डन कम होता है सर, तभी बर्डन कम होता है सर। यस सर जी। इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, अब लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्यारे बच्चों, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने 12th में भी सुने होंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी तक कोई बात ही नहीं की आपसे। ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इस प्रकार की मैंने कोई बात ही नहीं की है अभी तक आपके साथ। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस प्रकार की कोई बातचीत आपने नहीं की अभी तक कि डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है एंड ऑल दैट, कुछ भी ऐसा बात नहीं किया आपने अभी तक। हाँ प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट सेम रहता है जो अभी पढ़ाया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो फॉर्मेट मैंने आपको अभी पढ़ाया है, भले क्वेश्चन कहे डायरेक्ट मेथड से बनाओ, भले क्वेश्चन कहे इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो यही रहने वाला है। उनमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेद है ही नहीं। हो सकता है ये बात भी आपको अभी सुनने में आई हो, आप यही समझते हो कि पूरा ही अलग हो जाता है कुछ बच्चे, मैं तो डाउट के अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, जो मेरे पास डाउट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो भेद है वो केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में है बच्चा पाठी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेद केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो डायरेक्ट मेथड है वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन में ही डील हो जाएगा, वो क्वेश्चन में ही डील हो जाएगा। अभी जो ये फॉर्मेट आपके सामने फ्लैश है ऑपरेटिंग का, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट वाला मेथड है, ये ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट वाला मेथड है बच्चा पार्टी। और डायरेक्ट बेहद ही आसान है, क्वेश्चन करते करते ही समाप्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ। तो जो करने लायक है वो इनडायरेक्ट मेथड में ही है, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड पहले कराऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर, डन सर, डन डन। चलो तो बच्चों लेट्स गो। देखो जी, क्या बताया आपको, उधार लेन देन, उधार लेना, सूद समेत वापस लौटा देना फाइनेंसिंग में जाता है। फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग में चली गई, और जो भी बच गया यानी डे टू डे एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज होने लगी, उससे जो आना जाना है कैश का, ऑनलाइन चाहे कैश में, वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सीधा लिख देते हैं कि भैया डे टू डे यानी रेगुलर एक्टिविटीज यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसका एग्जांपल दे देता हूँ, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी जो रेगुलरली पे होती है, रेंट जो रेगुलरली पे होता है, सेल जो रेगुलर होती है डेली, परचेज गुड्स की जो रेगुलर होती है डेली। तो डायरेक्ट मेथड में सीधा लिख देते हैं सेल ऑफ गुड्स माइनस परचेज ऑफ गुड्स माइनस सैलरी माइनस रेंट, और जो बच जाता है वो लिख देते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो कोई दिक्कत है नहीं कैसी भी। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब पता है क्या है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब, क्वेश्चन हमें देता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट देता और कहता है यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढूंढ के बताओ, है? हाँ हाँ, ये है इनडायरेक्ट का मतलब, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनडायरेक्ट मेथड का मतलब। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश की वो रिसीट्स और वो पेमेंट्स आती हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड लिखे और तुम्हें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनाना हो तो क्या करोगे? इन्वेस्टिंग वाली तुम्हें पता है उसमें डाल दोगे, फाइनेंसिंग वाली तुम्हें पता है उसमें डाल दोगे, और जो बच गई उन्हें ऑपरेटिंग में लिख दोगे। उदाहरण के तौर पे सेल परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, अपना रेंट पेड, ये सब मैंने बता दिया उदाहरण के तौर पे आपको, उदाहरण के तौर पे आपको। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन डाटा देता है और कहता है इनडायरेक्ट मेथड से आप फॉर्मेट बनाओ, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ। किससे बनाओ? इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ। तो उस केस में इन्वेस्टिंग का तो आप बना दोगे जैसे अभी था सेम टू सेम, फाइनेंसिंग का भी बना दोगे जैसे था सेम टू सेम। जब तुम ऑपरेटिंग बनाने जाओगे तो ऑपरेटिंग के लिए डाटा तुम्हें कुछ अजीब टाइप से दे रखा होगा, तुम्हें दे दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वहां से तुमसे कहेंगे कि भैया इनडायरेक्ट वे में आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल के दिखाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता क्या होता है?
जो हम वो नहीं बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में से जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट, जिसमें से सरकार को टैक्स देना रह जाता है, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये दे देते हैं आपको और कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताओ ये भी कोई बात हुई? कहाँ पी एंड एल और कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये क्या कर रहा है सर क्वेश्चन हमारे साथ? क्या कर रहा है सर क्वेश्चन हमारे साथ? पी एंड एल अलग चीज है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग चीज है। वो पी एंड एल से कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आने के लिए कह रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, मैं पूरा थोड़ा सा समय लगा करके आपको पूरा समझाता हूँ। हम राइटिंग पैड पे चलते हैं, प्रॉपरली समझाता हूँ प्यारे बच्चों, प्रॉपरली समझाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपरली। आ जाओ, लो जी सर, लो बच्चों, लो बच्चों आ जाओ, बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे, एकदम लॉजिकली। आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ प्यारे बच्चों। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर जी, भाई इतना आप लोगों को आना चाहिए 11th क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये आपको पता हो। इसमें हम एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ खर्चे लिखते हैं, और जो बच जाता है वो हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो निकालते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर। यह आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से उठ करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। हाँ सर। और जो अदर इनकम्स होती हैं हमारी वो यहाँ पे आती हैं। हाँ सर। इधर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। हाँ सर, हाँ सर। और अंत में फिर हमारा सारा कुछ माइनस वाइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है, जिसमें से हम सरकार को टैक्स देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाता है कि भाई ये प्रॉफिट, अब इसमें से बस टैक्स देना रह गया सरकार को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे कोई खतरनाक खाता मत समझिए। पी एंड एल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो उठाया, उसमें अदर इनकम्स को जोड़ दिया और सारे खर्चे जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो माइनस कर दिए और हमारा प्रॉफिट बच गया। तुम बताओ, कमाई, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, ये हो गई कमाई, ये हो गई हमारी कमाई, और माइनस दूसरी साइड ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी खर्चे। तो कमाई में से खर्चा गया तो क्या बचेगा? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स वाला लेना, वो मत ले लेना जिसमें सरकार को टैक्स भी चुका दिया, नहीं वो नहीं लेना, टैक्स चुकाने से पहले वाला लेना, यही दे रखा होता क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अदर इनकम के कुछ एग्जाम्पल। प्यारे प्यारे बच्चों, अदर इनकम के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, या फिर ऐसा ना करूँ, अदर इनकम के एग्जाम्पल देने की बजाय पहले एक इक्वेशन लिखवा दूँ आपको, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये लो, ये वही बात हो गई हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम, ये हो गई कमाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गए खर्चे, कमाई माइनस खर्चे आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसे एक बार ये हमारा एक पी एंड एल का फॉर्मेट है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसे एक नॉर्मल इक्वेशन के रूप में लिखें। ये पी एंड एल अकाउंट वो है जो हम अकाउंट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं अकाउंट्स में। इसे एक इक्वेशन के तौर पे देखो, बस ये एक इक्वेशन है और कुछ नहीं है। क्या क्या इक्वेशन है ये? अबे चेंज हो जाए यार, राइटिंग पैड ही बंद हो जाता है यार, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। एक साधारण सी इक्वेशन है बच्चा पार्टी है। क्या? मैं बताता हूँ आपको।
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डू यू पीपल अग्री? डू यू पीपल अग्री? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वी अग्री, वी अग्री। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस is equal to net profit before tax is equal to net profit before tax. Gross profit plus other incomes minus indirect expenses is equal to net profit before tax. और बिल्कुल साधारण सी चीज़ है। ग्रॉस, देखो बिजनेस ना दो जगह से किया जाता है, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। फैक्ट्री पे होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और ऑफिस पे जो भी हमारा प्रॉफिट वो P&L अकाउंट बना के निकालते हैं जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। ओहो हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो पक्का नहीं होता, ग्रॉस यानी कच्चा, वो भी फैक्ट्री का प्रॉफिट है, उसमें भी ऑफिस की एडजस्टमेंट और होनी है, तब पूरे बिजनेस का फाइनल यानी नेट यानी पक्का प्रॉफिट निकल के आएगा। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो P&L के हवाले कर देता है, ग्रॉस प्रॉफिट P&L के हवाले कर देता है। फिर P&L उसमें ऑफिस वाली इनकम जो अदर इनकम्स हैं जो फैक्ट्री पे नहीं होती, फैक्ट्री वाली इनकम आती है सेल्स की इनकम, गुड्स की जो सेल करते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम बाय सेल्स, उससे अलग जो भी इनकम है उसे फिर ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देता है P&L, और ऑफिस के जो भी खर्चे हैं वो माइनस कर देता है, और फिर पक्का प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। ओहो हो, फैक्ट्री तक की यात्रा हो गई पूरी ट्रेडिंग अकाउंट पे, गुड्स की सेल और फैक्ट्री के खर्चे माइनस हो गए, कच्चा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट दे देता है P&L को, P&L फिर उसमें क्या करता है, सेल से अलग जो भी इनकम है अदर इनकम ऐड कर देता है, और ऑफिस के जो खर्चे हैं उसमें से माइनस कर देता है, और फाइनल यानी पक्का यानी नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। ओ गॉट इट सर, गॉट इट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कच्चे प्रॉफिट में अगर अदर इनकम जोड़ दो और ऑफिस वाले खर्चे हटा दो तो क्या आएगा, पक्का प्रॉफिट, पक्का प्रॉफिट, पक्का। बिजनेस दो जगह से होता है, बिजनेस दो जगह से होता है, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। फैक्ट्री की जो इनकम है यानी सेल्स वो आ गई ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री के जो एक्सपेंस है यानी डायरेक्ट एक्सपेंस वो आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L के हवाले हुआ, P&L ने उसमें ऑफिस की यानी अदर इनकम्स जोड़ दी, माइनस ऑफिस वाले खर्चे कर दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, पक्का प्रॉफिट। ओ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके सर, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चा पार्टी, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अदर इनकम के कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, अदर इनकम के कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, पहले रेंट लिखता हूं, रेंटल इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट बेचने पे प्रॉफिट हो जाए। ये कुछ एक एग्जांपल हो सकते हैं हमारे अदर इनकम के। अदर इनकम का मतलब होता है साइड की इनकम, जो मेन मुख्य इनकम है वो होती है सेल ऑफ गुड्स, माल बेच करके, वो तो ट्रेडिंग में चली गई, ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री वाले अकाउंट में। अब ऑफिस वाले अकाउंट यानी P&L अकाउंट में क्या आएगा, साइड की इनकम है, अदर इनकम है। जैसे शेयर खरीद रखे किसी के तो डिविडेंड मिल गया, प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो रेंट मिल गया, डिवेंचर खरीद रखे तो इंटरेस्ट मिल गया, फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो प्रॉफिट कमा लिया, ये सब, ये सब। ठीक है सर। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल बच्चा पार्टी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल बच्चा पार्टी, ऑफिस पे होने वाले खर्चों के कुछ एग्जांपल बताओ, बोलो यार। रेंटल इनकम हुई है तो रेंटल की पेमेंट भी तो हो सकती है, हाँ सर, रेंट पेड। इंटरेस्ट इनकम हुई है तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो, एक्सपेंस भी तो हो सकता है, हाँ सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। रेंट का इनकम हुई है तो एक्सपेंस भी हो सकता है, हाँ सर। इंटरेस्ट की इनकम हुई है तो एक्सपेंस भी हो सकता है, हाँ सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है तो लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ बिल्कुल ठीक सर।
बिल्कुल ठीक। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जैसे टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगता है, अमोर्टाइजेशन लगता है। इतना जानना जरूरी है आपको, इतना तो मेरे हिसाब से पता ही होगा। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन सब पे टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क इंटेंजिबल इन सब पे अमोर्टाइजेशन लगता है। ठीक है सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सुने हो तो आपने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटरनल रिको में भी बताया था मैंने, इंटरनल रिको में भी बताया था मैंने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी की फॉर्मेशन से पहले जो खर्चे होते हैं, जैसे सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देना, सीए को उसकी फीस देना कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ओवर द पीरियड धीरे 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 करके उन खर्चों को P&L में डालते हैं, धीरे धीरे करके। ठीक है सर। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किया आपने डिस्काउंट पे, डिस्काउंट आपके लिए एक नुकसान होता है, नुकसान हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों ही आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो गया। ओके सर, ये हो गया आपके एक्सपेंसेस। ठीक है। इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी वही इक्वेशन है बच्चा पार्टी, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज इट इज है, अदर इनकम के एग्जांपल लिख दिए, डिविडेंड, रेंटल, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल लिख दिए, रेंट, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्शन, अमोर्टाइजेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब उसी इक्वेशन को खोल दिया है, उसी इक्वेशन को खोल दिया है बच्चा पार्टी, खोल दिया है बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब बच्चा पार्टी अगला जो मेरा सवाल है वो मेरा आखिरी पॉइंट है और ये चर्चा हमारी समाप्त हो जाएगी, ये चर्चा हमारी समाप्त हो जाएगी। मैं एक बार छोटी सी रिवीजन लगवा देता हूँ आपको। बिजनेस दो जगह से होता है, फैक्ट्री और ऑफिस। फैक्ट्री पे होने वाली कमाई यानी सेल्स में से फैक्ट्री वाले खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट को P&L के हवाले करता है, P&L उसमें अदर इनकम से यानी ऑफिस वाली इनकम ऐड कर देता है और ऑफिस वाले यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देता है, तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इक्वेशन बनती है जिसमें अदर इनकम के कुछ एग्जांपल डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ एग्जांपल रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्शन, अमोर्टाइजेशन, प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मेरा आखिरी सवाल, अब मेरा आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बताई थी मैंने आपको या नहीं? हाँ सर, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग नेचर की होती है। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इधर जो था इन्वेस्टिंग में, हाँ हाँ। रेंट इनकम, हाँ सर वो भी। इंटरेस्ट इनकम, हाँ सर वो भी, वो भी, वो भी। ये इन्वेस्टिंग है तीनों। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी इन्वेस्टिंग है। क्यों? फिक्स्ड एसेट की सेल को कहाँ लिखते हैं हम? फिक्स्ड एसेट की सेल को कहाँ लिखते हैं? इन्वेस्टिंग में। तो फिक्स्ड एसेट की सेल पे जो प्रॉफिट होता है वो भी उसी सेल प्राइस में चला गया। आपने 10,000 के फिक्स्ड एसेट को 12,000 में बेच दिया, सेल प्राइस हुआ 12,000, तो आप क्या करोगे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में लिखोगे 12,000, उसी में वो 2,000 का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ दिख गया ना, उसी में चला गया ना। जैसे ही आपने सेल लिखा 12,000 तो 10 और 2 12, 2,000 का प्रॉफिट आ तो गया उसमें ही। ये भी इन्वेस्टिंग आइटम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्टिंग है। ठीक है सर। रेंट एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग। रेंट वो है जो हर महीने आप देते हो, डे टू डे रेगुलर काम है रेंट देना। और वैसे भी रेंट का एक्सपेंस ना इन्वेस्टिंग में कहीं आता ना फाइनेंसिंग में कहीं आता, तो ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस सर फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग है, बताया मैंने, बताया मैंने, बताया मैंने। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग हुआ तो लॉस भी इन्वेस्टिंग ही हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं जाता, तो वो ऑपरेटिंग में आएगा। अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग है। सॉरी 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 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग है बच्चा पार्टी, फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स को इशू करते हैं, कहाँ लिखते हैं सर? फाइनेंसिंग में लिखते हैं। तो डिबेंचर्स इशू करते वक्त अगर कोई डिस्काउंट दोगे तो वो भी फाइनेंसिंग नेचर का ही होगा बच्चा पार्टी, वो भी फाइनेंसिंग नेचर का ही होगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर।
कर ले भाई राइटिंग पैड, जो तुझे करना है खूब कर ले भाई, कोई बात नहीं सर, खूब कर ले। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग, अमोर्टाइजेशन, ऑपरेटिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग है बच्चा पार्टी। इशू ऑफ डिवेंचर्स कहाँ आता है? फाइनेंसिंग में। तो डिवेंचर्स इशू करते वक्त कोई डिस्काउंट है तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा, ये फाइनेंसिंग। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है सर। क्वेश्चन हमें ये देता है बच्चा पार्टी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन हमें देता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमसे कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट दो। आप देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सभी प्रकार के आइटम्स को कंसिडर करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। बोलो यस सर नो? हाँ सर। क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, ये कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह थोड़ी बनता है। अरे ये अभिनव अरोड़ा कहाँ से आ गया? ये कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह थोड़ी ना बनता है। इसमें तो सब आ जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सब एक साथ ही चलता है इसमें। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस सब कंसिडर होते हैं इसमें, और एंड में हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। और मैंने प्रूव भी किया इस इक्वेशन में। देखो आप, क्वेश्चन हमें दे देता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हर प्रकार के आइटम को प्लस माइनस करने के बाद आता है। हर प्रकार के आइटम को प्लस माइनस करने के बाद जो चीज आती है वो दे दी, और आपसे कह रहे हैं ऑपरेटिंग का रिजल्ट दे दो, ऑपरेटिंग का रिजल्ट दे दो। तो प्यारे बच्चों जरा एक बारी देखना, अगर मैं इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो लेफ्ट साइड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आइटम्स आ रहे हैं उन्हें वहां से उठा के यहां ले आऊं, तो लेफ्ट साइड केवल क्या बच जाएगा? ऑपरेटिंग। और वही तो हमें चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ये जो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये चार इन्वेस्टिंग आइटम्स जो जुड़े हुए हैं, इन्हें मैं इधर लाके अगर माइनस कर दूं डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? इन इन्वेस्टिंग आइटम्स का इफेक्ट हट गया। ये जुड़े हुए थे, इनको हमने हटा दिया। ऐसे ही ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस हो रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त, इसे दूसरी साइड लाऊं यानी प्लस कर दूं, तो इसका इफेक्ट भी खत्म, इसका इफेक्ट भी खत्म सर, इसका इफेक्ट भी खत्म सर, इसका इफेक्ट भी खत्म। ऐसे ही ये जो फाइनेंसिंग आइटम इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पे माइनस हो रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, इसे प्लस कर दूं यानी इसका इफेक्ट भी जीरो कर दूं, तो इसका इफेक्ट भी खत्म। हाँ, आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी वो चीज जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों प्रकार के आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आती है, उसमें से मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के प्लस माइनस के इफेक्ट को रिवर्स मार रहा हूं, प्लस को माइनस कर रहा हूं, माइनस को प्लस कर रहा हूं, तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? ऑपरेटिंग। तो इन चारों आइटम्स को उठा करके मैं दूसरी तरफ ले गया। अब दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, वैसे भी ये जुड़े हुए हैं तो माइनस करके ही इनका इफेक्ट हटेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये दो आइटम्स माइनस हो रखे थे फाइनेंसिंग वाले, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, मैं दूसरी तरफ ले गया यानी प्लस कर दिया, इनका इफेक्ट भी नलीफाई कर दिया, इनका इफेक्ट भी नलीफाई कर दिया। ऐसे ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ माइनस हो रहा है, इसे प्लस करके इसका इफेक्ट भी नलीफाई कर दो, दूसरी तरफ ले जाओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी नलीफाई हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बचते जा रहा है लेफ्ट साइड? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, 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 ऑपरेटिंग आइटम बचते हैं, ऑपरेटिंग आइटम बचते हैं, यानी ये जो है ये ऑपरेटिंग के बराबर आ गया। बिल्कुल ठीक सर, ऑपरेटिंग रिजल्ट बच गया। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब भी थोड़ी सी समस्या और है, अब भी थोड़ी सी समस्या और है। क्या सर? अब भी थोड़ी सी समस्या है क्या सर? बताइए प्लीज। ये जो यहाँ ऑपरेटिंग माइनस हो रहा है, इसका भी आपको हटा के डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इन्हें भी दूसरी साइड ले जाके आपको प्लस ही करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ यहाँ माइनस हो रहा है, ये भी प्लस करना पड़ेगा दूसरी तरफ ले जाके, तब आप फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट यानी फाइनल ऑपरेटिंग आइटम पे रह जाओगे।
फाइनल ऑपरेटिंग आइटम पे रह जाओगे। सर ये क्यों प्लस किया, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्योंकि प्यारे बच्चों हैं तो ये ऑपरेटिंग आइटम, ये वहीं रहने चाहिए थे, इनका भी इफेक्ट हटा दोगे तो फिर बचेगा ही क्या। लेकिन फिर भी ये माइनस हो रखे थे, इनका इफेक्ट हटा के भी इनको एड बैक कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये खर्चे ऑपरेटिंग तो हैं पर नॉन कैश खर्चे हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश एक्सपेंस आएगा। अमोर्टाइजेशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश एक्सपेंस आएगा। तो जो नॉन कैश एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ माइनस हो रखे हैं, उनको ऐड बैक करो। नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट भी हटाओ, तब केवल शुद्ध ऑपरेटिंग बचेगा, कैश डीलिंग वाला ऑपरेटिंग बचेगा तब केवल शुद्ध। ओके ओके, यानी प्यारे बच्चों ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों ही प्रकार की रिसीप्ट और पेमेंट, चाहे कैसी भी हो, कैश हो चाहे नॉन कैश हो, उनको एडजस्ट करने के बाद आता है। उनको एडजस्ट करने के बाद आता है। मैं लिखता हूं फिर से, ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम और फाइनेंसिंग इनकम, इन तीनों को प्लस करने के बाद और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंस और फाइनेंसिंग एक्सपेंस, इन तीनों को माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन तीनों को माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग इनकम और फाइनेंसिंग इनकम इन दोनों को इधर ले जाके माइनस कर देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्सपेंस और फाइनेंसिंग एक्सपेंस जो है माइनस हो रहे हैं, इधर ले जाके प्लस कर देता हूं। तो क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग का रिजल्ट बच जाएगा। तो देखो OI माइनस OE इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इन्वेस्टिंग इनकम माइनस फाइनेंसिंग इनकम प्लस इन्वेस्टिंग एक्सपेंस प्लस फाइनेंसिंग एक्सपेंस। वही तो मैंने किया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इन्वेस्टिंग इनकम माइनस कर दी, डिविडेंड, रेंटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फाइनेंसिंग इनकम कुछ थी नहीं, वरना उसे भी माइनस कर देते। इन्वेस्टिंग एक्सपेंस को प्लस कर दिया, फाइनेंसिंग एक्सपेंस को प्लस कर दिया, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इन्वेस्टिंग एक्सपेंस है, इनको प्लस कर दिया। तो क्या बच गया, ऑपरेटिंग का रिजल्ट बच गया, यानी ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बच गया। हाँ, अब ये ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दो प्रकार के होते हैं, कैश और नॉन कैश। हमें नॉन कैश वालों का इफेक्ट भी हटाना है क्योंकि बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसीलिए ये जो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये तीन नॉन कैश एक्सपेंस हैं, इन्हें भी ऐड बैक कर दो। एक्सपेंस हैं यानी माइनस हो रखे हैं ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त, इफेक्ट हटाना है तो ऐड बैक कर दो। तो बिल्कुल शुद्ध ऑपरेटिंग बचेगा कैश वाला, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश डीलिंग वाला ही ऑपरेटिंग चाहिए होता है, कैश डीलिंग वाला ही ऑपरेटिंग चाहिए होता है। तो प्यारे बच्चों यही हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यही हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइजेशन, P से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, D से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I से इंटरेस्ट एक्सपेंस, L से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वही जो अभी करवाया मैंने आपको, उसके नेमनिक कोड बना दिया ताकि याद भी हो जाए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड DGP का दिल, लेस ड्रिप, एड DGP का दिल, लेस ड्रिप। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और अब तुम्हें पता है क्यों ऐड हो रहा है DGP का दिल, क्योंकि या तो ये इन्वेस्टिंग आइटम है, फाइनेंसिंग आइटम है, या नॉन कैश आइटम है। तो कोई भी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या नॉन कैश एक्सपेंस जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त माइनस हुआ है, उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसे ऐड बैक कर देंगे। इफेक्ट इसलिए हटाना है क्योंकि शुद्ध ऑपरेटिंग चाहिए हमें, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मिलावट होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब होता है। ऐसे ही जो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या नॉन कैश इनकम्स जोड़ी गई हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त, उन्हें माइनस कर दो, यानी ड्रिप। तो शुद्ध ऑपरेटिंग बच जाएगा कैश वाला। डी से लिख लीजिए DGP दिल का, लिख लीजिए D फॉर डेप्रिसिएशन, G से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, P से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अगेन D से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ,
ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे ऐड बैक करो, नीचे माइनस होगा। आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस ड्रिप, डी से डिविडेंड इनकम, आर से रेंटल इनकम, आई से इंटरेस्ट इनकम, पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये देखो यहां आती है इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब इन्वेस्टिंग में आता है। और तुम्हें क्वेश्चन ने दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें इन्वेस्टिंग वाली इनकम में भी जुड़ी हुई है, और तुमसे कह रहा है केवल ऑपरेटिंग बताओ इसमें से छांट के। तो क्या करो, इन्वेस्टिंग वाली इनकम हटा दो, लेस कर दो। ठीक सर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डीजीपी का दिल ऐड करने के बाद और ड्रिप को लेस करने के बाद हम पहुंचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक बच्चा पार्टी। और आपको लग रहा होगा खत्म हो गया होगा, अब तो समाप्त हो गया। अभी थोड़ी सी चीज रह गई है। एक तो इनकम टैक्स की पेमेंट जो है वो यहीं ऑपरेटिंग में माइनस होती है। इनकम टैक्स एक्सपेंस एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है क्योंकि हर साल पे होता है, रेगुलरली पे होता है, डे टू डे इनकम पे होता है, इसलिए उसे यहीं माइनस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करते हैं। ठीक है सर। अब ये कुछ और है, ये ऐड लेस, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड और करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज ऐड, और करंट एसेट्स में होने वाला इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज़ में होने वाला डिक्रीज, इन्हें लेस और करते हैं, इनको एड लेस और कर देते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आते हैं, फिर इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है। हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है। सर अब ये क्या है भाई, देखो एक बैलेंस शीट झांको तुम, एक बैलेंस शीट देखो कैसी होती है एक बैलेंस शीट। उसमें क्या क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग में आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आ गया, कैपिटल अपना फाइनेंसिंग में आ गया, रिजर्व सरप्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के माध्यम से थोड़ा बहुत यहाँ आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में आ गया। रह गए कौन, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ये कह रहे हैं हमारा लेन देन कहाँ आएगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी कह रहे हैं हमारा लेन देन, हमारी रिसीट पेमेंट हमें कौन पूछेगा भाई। तो ऑपरेटिंग ने आपको बताया जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में, जो कहीं नहीं जाता ऑपरेटिंग, हारे का सहारा बाबा ऑपरेटिंग हमारा। तो ऑपरेटिंग ने कहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैं इंक्लूड कर लेता हूं अपने अंदर। तो करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग में, और करंट एसेट्स का इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज लेस हो जाता है ऑपरेटिंग में। आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस करो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समाप्त। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समाप्त। सीए का मतलब है यहाँ करंट एसेट और सीएल का मतलब है करंट लायबिलिटी। अब आप लोग कहोगे कि करंट एसेट्स में होने वाले डिक्रीज को ऐड क्यों किया है, करंट एसेट में होने वाले डिक्रीज को ऐड क्यों किया है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल डेटर्स, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। 31 मार्च 24 को हमें उनसे पैसा लेना था 1 लाख, 31 मार्च 25 को हमारे डेटर्स हैं 80,000। मान लो क्वेश्चन में इस प्रकार का डाटा है, 31 मार्च 24 यानी पिछले साल डेटर्स थे 1 लाख, 31 मार्च 25 यानी करंट ईयर्स में डेटर्स हो गए 80,000, यानी मेरे डेटर्स घट गए हैं 20,000 रुपये से। और डेटर्स घटने का मतलब क्या है, पैसा आया है। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना होता है, 1 लाख की बजाय 80,000 लेना है केवल, तो बाकी 20,000 का क्या आ गया ना, आ गया तो ऐड करो कैश फ्लो में, आ गया तो ऐड करो। सर डूब भी तो सकता है बैड डेट, उसके बाद में करेंगे यार, वो की पॉइंट में। अभी नेगेटिव क्यों सोचते हो, अभी नेगेटिव क्यों सोचते हो। अगला उदाहरण देता हूँ, एक करंट लायबिलिटी जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं डील होगी। करंट लायबिलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म लोन पिछले साल था 10,000 रुपये का, इस साल बढ़ के हो गया 15,000। तो बताओ मतलब क्या हुआ इसका, 10 की उधारी बढ़ के 15 हो गई, मतलब 5,000 उधार और ले लिया ना आपने, तभी तो इंक्रीज हुई है ये लायबिलिटी आपकी। हाँ, और उधार और ले लिया मतलब पैसा आया है, मतलब क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड। ठीक है, और भैया सीधी सी बात है, करंट एसेट्स का अगर डिक्रीज ऐड होगा तो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स का इंक्रीज क्या होगा, लेस। करंट लायबिलिटीज का अगर इंक्रीज ऐड होगा तो करंट लायबिलिटीज का लेस क्या होगा, डिक्रीज। दिस इज इट, दिस इज इट बच्चा पार्टी, दिस इज इट, खत्म। रिवाइज करवा देता हूं पूरा एक बार। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत होती है, ऐड करते हैं डीजीपी दिल, लेस करते हैं ड्रिप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच जाते हैं, ऐड करते हैं करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज, और इन्हीं के उल्टे को लेस कर देते हैं, इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड। ये आपका आंसर आ जाता है ऑपरेटिंग का।
बस एक याद रख लो कि करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड होगा, बस इतना याद रख लो कि करंट एसेट्स की गिरावट को ऐड करेंगे, बस बाकी तीनों अपने आप बन जाएंगे। अब करंट एसेट की अगर गिरावट को ऐड करोगे तो करंट लायबिलिटीज का क्या ऐड करोगे, इंक्रीज, क्योंकि अपोजिट नेचर के होते हैं। तो आपको पता चल गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। अब दोनों ऐड वाले आ गए, करंट एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज ऐड होगा, तो इन दोनों का रिवर्स लेस हो जाएगा, यानी करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज लेस हो जाएगा। बस खाली एक याद रखो बस। इन्वेस्टिंग में टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज ब्रैकेट लगा के और इडर आईडीआर इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड। फाइनेंसिंग में 5 जगह से उधार लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सूद समेत चुका दो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इन टाइम और फाइनल, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई डाउट हो कनेक्ट करना, अगली क्लास में फिर रिवाइज करवाऊंगा एक बारी और की पॉइंट्स की शुरुआत करके फिर आने वाले समय में क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा।